नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 मई 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को 2 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया। भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन दक्षिणी चीन सागर में संपन्न हुआ? द फोर्थ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन द साउथ चाइना सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। 17 से 19 मई 2023 का समुद्री फेज आईएनएस कवरत्ती चेतक हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर समुद्री पेट्रोल विमान की भागीदारी का साक्षी बना। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आईएनएस कवरत्ती इंडोनेशिया के बाटम गया था। इंडोनेशिया की नौसेना में KRI सुल्तान, इस्कंदर मुदा, पैंथर हेलीकॉप्टर और CN-235 समुद्री पेट्रोल विमान भी शामिल था। किस देश में 3 माता पिता के डीएनए के संयोग से बने एक बच्चे का जन्म हुआ है? इन विच कंट्री अ चाइल्ड मेड ऑफ डीएनए ऑफ 3 पेरेंट्स वाज बॉर्न? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, यूके। माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे कहते हैं MRT या 3 पेरेंट IVF के रूप में जाने जाने वाली इस परिवर्तनकारी तकनीक का उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के वंशानुक्रम को रोकना है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने आनुवांशिक शिशु को जन्म देना चाहते हैं लेकिन दाता अपने अंडे का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। जैविक माता, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है, अपने अंडे प्रदान करती है जो जैविक पिता के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया देने वाली एक महिला दाता शामिल होती है। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट UN मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG लोकलाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल का स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा भोपाल नगर निगम, UN हैबिटेट और विभिन्न स्थानीय हितधारकों के बीच सहयोग का परिणाम है, जिसका उद्देश्य अस्थायी तथा समावेशी शहरी परिवर्तन की दिशा में शहर के प्रयासों को प्रदर्शित करना है। इस समीक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं, जिसमें 56 विकास परियोजनाओं के गुणात्मक मानचित्रण शामिल है। पहली बार भौतिक SCO स्टार्टअप फोरम 2023 के रूप में तीसरा संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? The third edition in the form of first ever physical SCO startup forum 2023 was organized in which Indian city? The right answer is option number C, नई दिल्ली। भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक रूप से SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य SCO सदस्य राज्यों के बीच स्टार्टअप इंटरेक्शन का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स
एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए
वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मालचा महल किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज मालचा महल लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। न्यूज़ में क्यों है? दिल्ली पर्यटन विभाग ने अपनी बहुप्रतीक्षित हॉन्टेड वॉक शुरू किया है, जिसके लिए यात्रा हेतु पहले गंतव्य के रूप में मालचा महल को चुना गया है। मालचा महल या विलाहट महल तुगलक युग का एक शिकार लॉज है, जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक जंगल के अंदर मुख्य सड़क से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम मालचा मार्ग के नाम पर रखा गया है, जिसमें राजनयिकों, व्यापारियों और लेखकों सहित शहर के अभिजात वर्ग रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दिल्ली का एक सुल्तान था, ने 1351 से 1388 तक शासन किया था। हेरिटेज स्टेशन पारला खेमुंडी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हेरिटेज स्टेशन पारला खेमुंडी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। न्यूज़ में क्यों है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक ने ओडिशा के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक पारला खेलमुंडी, जो कि हेरिटेज स्टेशन है, को रेल मंत्रालय द्वारा ध्वस्त कर नए तरीके से निर्माण करने के फैसले का विरोध किया है। इसे वर्ष 1899 में तत्कालीन राजघरानाओं द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन के पुनर्विकास और नई इमारत के निर्माण से मौजूदा विरासत संरचना के महत्व में कमी आ सकती है। भारत का कोयला आयात वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष में कितना मिलियन मीट्रिक टन हो गया है? इंडियाज कोल इम्पोर्ट हैज़ बिकम हाउ मच मिलियन टन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 162 मिलियन टन। एक्जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला आयात वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के 125 मिलियन टन से 30% बढ़ करके 162.46 मिलियन टन हो गया। कोकिंग कोल का आयात, जो इस्पात उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख माल है, वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग 5.5% बढ़ करके 54.5 मिलियन टन हो गया। अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? हु हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री आफ्टर द यूएस एंड यूएई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। यह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थानों पर आ गया है। भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसायन और एल्युमिनियम के सामान का निर्यात करता है। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिंडा याकारिनो। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान महिला के हाथों में होगी। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल की छुट्टी कर दी थी और खुद ही यह पद संभाल रहे थे। याकारिनो मस्क की पुरानी फ्रेंड है। फिलहाल वे ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी NBC यूनिवर्सल मीडिया की चेयरमैन है। किस अभिनेता को जर्मनी के बर्लिन में होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारतीय टीम में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? विच एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड एज एन एम्बेसडर इन द इंडियन टीम फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन जर्मनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को 16 जून से 25 जून तक बर्लिन में होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है। स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो दुनिया भर के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वाज द 6th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ढाका में। हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण 12 और 13 मई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ।
हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। सम्मेलन में 25 देशों के 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था। सम्मेलन का विषय था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर यानी शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव ने तेलंगाना राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क TSRF लॉन्च किया। यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए किया गया है। इसको अखिल भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तेलंगाना के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर है। वैश्विक स्तर पर रोबोटिक्स की मांग में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। किस देश की क्रिस्टीना हाउस को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टीना हाउस ऑफ विच कंट्री हैज बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2023 फॉर फीचर फोटोग्राफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की है ये। लॉस एंजलिस टाइम्स के क्रिस्टीना हाउस को एक तंबू में सड़क पर रहने वाली एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला के जीवन पर एक अंतरंग नजर डालने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लॉस एंजलिस टाइम्स के कर्मचारी को पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वार टाइम कवरेज के लिए पुलित्जर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2023 फॉर वार टाइम कवरेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारियुपोल शहर की युद्धकालीन कवरेज की थी। किस भारतीय एथलीट ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए हवाना, क्यूबा में एथलेटिक्स पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा जीती है? विच इंडियन एथलीट हैज वन एथलेटिक्स मेंस ट्रिपल जंप इवेंट इन हवाना, क्यूबा, सेटिंग अ नेशनल रिकॉर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परवीन चित्रवेल। परवीन ने 17.300 मीटर का रिकॉर्ड पूरा किया। इन्होंने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रांड प्री में रंजीत माहेश्वरी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जो 17.37 मीटर का था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह मामूली अंतर से पदक से चूक गए थे। परवीन ने फरवरी 2023 में अस्ताना में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता था। IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 7000 रन्स इन IPL? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। 34 वर्षीय कोहली ने यह उपलब्धि अपनी 225वीं पारी के दौरान हासिल की। IPL में सबसे ज़्यादा रनों के मामले में वह शिखर धवन और डेविड वार्नर से आगे निकल गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अभी तक IPL में 7263 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर हैं शिखर धवन 6617, तीसरे स्थान पर है डेविड वार्नर 6397 और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर 6211 रन के साथ। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडो यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC वॉज हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रसेल्स। यह बैठक 16 मई 2023 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की। बैठक में 3 कार्यकारी समूहों के तहत भविष्य के सहयोग के रोड मैप पर चर्चा हुई। पहला है रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी। दूसरा है हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और तीसरा है व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं। किस संगठन द्वारा डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? अ रिपोर्ट टाइटल्ड डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यह रिपोर्ट उन खतरों के प्रकाश में आती है जिसका सामना दुनिया भर के कलाकार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सशस्त्र संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता और
और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कलाकारों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। 2021 में 12 विभिन्न देशों में 39 कलाकारों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 119 को 24 देशों में कैद किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और यह किस वर्ष किस तिथि को स्थापित की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। किस देश में स्थित फ्यूएगो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हो गया है। फ्यूएगो वॉल्केनो हैज रिसेंटली इरप्टेड इन विच कंट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला। फ्यूएगो ज्वालामुखी गैस, राख और चट्टान के टुकड़ों का एक उच्च तापमान मिश्रण उगल रहा है। फ्यूएगो द्वारा उगलने वाली राख का स्तंभ 6000 मीटर की ऊंचाई से आगे निकल गया है। यह राख ज्वालामुखी के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों की ओर गिर रही थी, जो राजधानी ग्वाटेमाला सिटी से दूर स्थित है। ग्वाटेमाला, ध्यान में रखिएगा, मैक्सिको के दक्षिण में मध्य अमेरिका का एक देश है जो प्रशांत महासागर की सीमा में है और कैरेबियन सागर में होंडुरास की खाड़ी पर एक छोटी तट रेखा है। किस राज्य में स्थित डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इन विच स्टेट द डॉकी लैंड पोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बेहतर बनाने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में लैंड पोर्ट डॉकी का उद्घाटन किया। डॉकी लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच एक आर्थिक और परिवहन केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें सीमा पार माल, लोगों और वाहनों के परिवहन की सुविधा होगी। बांग्लादेश में स्थित तमाबिल इसका एक मैचिंग लैंड पोर्ट है। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। इन विच सिटी द मशीन कैन सी 2023 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। यह शिखर सम्मेलन दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया गया। सरकार, व्यवसाय और विज्ञान शीर्षक से एक पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने संयुक्त अरब अमीरात में AI के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने की इसकी क्षमता पर चर्चा की। प्रोजेक्ट संजय नामक एक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। हु हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट नेम्ड प्रोजेक्ट संजय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित, घातक और चुस्त बल में बदलना है। इस विजन को प्राप्त करने के लिए इसने प्रोजेक्ट संजय नामक एक परियोजना शुरू की है, जो सेना की युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है। इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य कमांडरों और कर्मचारियों को तेजी से निर्णय लेने के लिए समग्र परिचालन चित्र प्रदान करना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सिस्टम इंटीग्रेटर है। भारतीय सेना द्वारा अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किस राज्य में किया गया। एक्सरसाइज बुलंद भारत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन विच स्टेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी थिएटर की उच्च ऊंचाई वाले श्रेणियों में एक मंडल स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण अभ्यास, कोडनेम था एक्सरसाइज बुलंद भारत, का आयोजन किया। इस अभ्यास में आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निगरानी और गोलाबारी क्षमताओं के समन्वित अनुप्रयोग का मूल्यांकन शामिल है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने लंबी दूरी पर निर्बाध संचार का भी परीक्षण किया। इसके अलावा अभ्यास में योगदान देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में विशेष बल, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया था। गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। इन विच ओशन आर द गैलापागोस आइलैंड लोकेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। न्यूज में क्यों है। स्विस बैंक क्रेडिट स्विस ने डेट फॉर नेचर स्वैप में 1.6 अरब डॉलर के मूल्य के इक्वाडोर के बॉन्ड खरीदे। यह सौदा इक्वाडोर को दुनिया के सबसे कीमती पारिस्थितिक तंत्रों में से एक गैलापागोस द्वीप समूह में संरक्षण पर अगले 20 वर्षों तक सालाना 18 मिलियन डॉलर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। यह दूरदराज के द्वीप यूनेस्को की विश्व प्रकृति विरासत स्थल है, जो उस प्रकृति और पशु जीवन के लिए घर है जो विकास के सिद्धांत को प्रकाशित करने से पहले चार्ल्स डार्विन के शोध के लिए महत्वपूर्ण थे। स्विस बैंक ने केवल 644 मिलियन डॉलर की लागत से बॉन्ड को उनके मूल्य के आधे से भी कम में खरीदा है। तागिन समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है। तागिन कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
अरुणाचल प्रदेश। लव इन 90s तपन नाताम द्वारा निर्देशित एक नई फीचर फिल्म है जिसका ट्रेलर हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी किया गया था। यह फिल्म महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर आधारित पहली फिल्म है। फिल्म आदिवासी समुदाय के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, जीवन शैली और विभिन्न तत्वों को चित्रित करती है। तागिन अबो तानी कबीले, जिसमें अबो पिता है और तानी पूर्वजों के नाम है, से संबंधित हैं। अरब लीग ने एक दशक से अधिक समय के बाद किस देश को फिर से शामिल करने का निर्णय लिया है? अरब लीग हैज डिसाइडेड टू रीएडमिट विच कंट्री आफ्टर मोर देन ए डिकेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। 22 देशों के समूह के सदस्यों में से 13 देशों के विदेश मंत्री काहिरा में बैठक में उपस्थित थे, जहां सीरिया को फिर से शामिल करने का निर्णय लिया गया। नवंबर 2011 में सीरिया की भागीदारी को गृह युद्ध एवं बढ़ते उपद्रव के दौरान सरकार के गलत व्यवहार के परिणाम स्वरूप निलंबित कर दिया गया था। 19 मई 2023 को सऊदी अरब में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की उपस्थिति रही। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र के पास स्थित है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसके लिए पिछले साल हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन में सहमति व्यक्त की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस केंद्र का रखरखाव करेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने हथियार और उपकरण प्रदान किए हैं। यह केंद्र चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह केंद्र अपनी तरह का पहला है और यह विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना के योगदान को प्रदर्शित करता है, जिसमें बालाकोट हवाई हमले और 1965, 1971 और कारगिल युद्ध शामिल है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? द एंसेंट तुंगनाथ टेम्पल विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर एक रिज के शीर्ष पर स्थित है, जो अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ के ऊपर से निकलने वाली से मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से निकलने वाली के पानी को अलग करता है। यह उत्तराखंड के 5 पंच केदारों में से तीसरा है। यह एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित अपनी तरह का एकमात्र प्राचीन शिवालय है। यह 5 पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है। प्राचीन मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या के पाप को क्षमा करने के लिए व्यास ऋषि ने पांडवों को भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को किस प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है? इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच अथॉरिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण। पॉड टैक्सी परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच स्थित होगी। यह रूट 12 से 14 किलोमीटर का होगा। पॉड टैक्सी बिजली से चलती है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन के बजाय बिजली का उपयोग इन्हें परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका बनाता है। यमुना एक्सप्रेसवे वैसे तो सरकारी है, पर इसका निर्माण जेपी ग्रुप ने किया है। लगभग 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा और अलीगढ़ से गुजरते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। इस राजमार्ग के विकसित होने से अब दिल्ली से आगरा की 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 2.5 घंटे लगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।